भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति। भारत वर्तमान में 331.03 लाख करोड़ रुपए की जीडीपी के साथ विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत वर्तमान में 331.03 लाख करोड़ रुपए के जीडीपी के साथ विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। 2023-24 में भारत का टोटल निर्यात 778.21 बिलियन डॉलर का हुआ है। भारत में पीएलएफएस आंकड़ों के अनुसार बेरोजगारी दर 5.1% है। विदेशी ऋण 717.19 बिलियन डॉलर का है। एक्सटर्नल डेट टू जीडीपी रेशियो 19.1% है। वर्ल्ड बैंक के अनुसार भारत में चरम गरीबी जो 2011-12 में 16.23% थी, वर्तमान यानी कि 2021-22 में 2022-23 में यह घटकर 2.3% रह गई है। भारतीय अर्थव्यवस्था के लक्ष्य। भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनना चाहता है। साथ ही साथ 2030 तक 7 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी के साथ विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना चाहता है। विदेश व्यापार नीति 2023 का उद्देश्य है कि 2030 तक भारत का कुल निर्यात 2 ट्रिलियन डॉलर का हो जाए। साथ ही साथ भारत प्रति व्यक्ति आय को वर्तमान के $2500 से बढ़ाकर 2047 तक $4418 करना चाहता है। 2025-26 के अंत तक भारत अपने राजकोषीय घाटे को 4.5% से नीचे लाना चाहता है। बाधाएं क्या हैं? ऋण व ब्याज भुगतान का बड़ा बोझ, वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव, विश्व के 40% रोजगारों को एआई से खतरा है, प्रतिभाशाली व कुशल व कार्यबल की कमी है, डिजिटल डिवाइड व अवसंरचनात्मक विकास की कमी है। इसमें सुधार कैसे कर सकते हैं? तो भारत बेहतर राजकोषीय नीति बनाकर सरकार पर अधिक कर्ज बोझ को कम कर सकती है। अवसंरचनात्मक विकास हेतु सरकारी निवेश के साथ साथ निजी निवेश को भी प्रोत्साहन दिया जाए। आरबीआई की मौद्रिक नीति को और प्रभावी बनाया जाए ताकि मुद्रास्फीति के जोखिमों को कम किया जा सके। निर्यात वाली वस्तुओं का विविधीकरण किया जा सके। साथ ही साथ भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक वैल्यू चेन के साथ एकीकृत करना। अगला टॉपिक है संरचनात्मक परिवर्तन। संरचनात्मक परिवर्तन क्या है? अर्थव्यवस्था का निम्न उत्पादकता या निम्न उत्पादक व श्रम गहन गतिविधियों से निकलकर उच्च उत्पादक व श्रम कौशल गतिविधियों की ओर बढ़ना। इसके लिए उठाए गए कदम: प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार हेतु प्रतिस्पर्धात्मकता व समानता बढ़ाने हेतु जीएसटी व कॉर्पोरेट कर में कमी की गई है। मुख्य क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करने हेतु पीएलआई स्कीम शुरू की गई है। इसके साथ साथ ईज ऑफ डूइंग को बढ़ाने हेतु श्रम सुधार, एग्जाम्पल 4 श्रम सुधार कानून, डिजिटल अवसंरचना विस्तार हेतु भारत नेट और इंडिया स्टेक जैसी योजनाएं शुरू की गई हैं। चुनौतियां क्या हैं? क्षेत्रवार असंतुलन, लगभग वर्तमान में 42% रोजगार कृषि देती है। कम कौशल वाली नौकरियों में लगातार वृद्धि हो रही है। फॉर एग्जाम्पल 2019 में 12% तक वर्कर कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में लगे हैं, जबकि कंस्ट्रक्शन क्षेत्र की उत्पादकता कम है। उद्योगों में तकनीकी अपनाने में असमानता, सर्विस सेक्टर तकनीक ज़्यादा अपनाता है जबकि कृषि में बहुत कम है। समाधान: शिक्षा व कौशल प्रशिक्षण मजबूत कर शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाई जाए। असर रिपोर्ट के अनुसार भारत की शिक्षा की गुणवत्ता अन्य देशों की तुलना में बहुत कमजोर है। श्रम सुधार कानूनों को लागू किया जाए। व्यापारिक एकीकरण को बढ़ावा दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल बाईलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट एंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स को बढ़ावा दिया जाए। लाल फीताशाही को समाप्त किया जाए। इससे निजी क्षेत्र में विकास को बढ़ावा मिलेगा प्लस रोजगार पैदा होगा। आईएमएफ
अन्य उपाय, सामाजिक सुरक्षा कवरेज को बढ़ाया जाए। सामाजिक सुरक्षा कवरेज को बढ़ाया जाए। एमएसएमई को बैंक ऋण प्राप्ति में मदद की जाए। साथ ही साथ क्षेत्रीय व लिंग आधारित असमानताओं को कम किया जाए। इस प्रकार भारत समावेशी, संतुलित व संरचनात्मक परिवर्तन के द्वारा अपने जनसांख्यिकी लाभांश का पूरा लाभ उठा सकता है और 2047 तक विकसित राष्ट्र बन सकता है। अगला टॉपिक है घरेलू उपभोग व्यय। हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर सर्वे 2023-24 एनएसएसओ के द्वारा। इसके अनुसार मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर ग्रामीण क्षेत्र में 4122 रुपये, जबकि शहरी क्षेत्र में 6996 रुपये है। इन दोनों के बीच का अंतर जो 2011-12 में 8.4% था, वर्तमान में 7.3% रह गया है। बढ़ता गैर खाद्य व्यय, ग्रामीण 53%, शहरी 60% अपना व्यय गैर खाद्य गतिविधियों जैसे परिवहन, वस्त्र आदि पे करते हैं। असमानता, गिनी गुणांक, ग्रामीण क्षेत्र का 0.23, जबकि शहरी क्षेत्र का 0.28 है। अगला है समावेशी विकास। ओईसीडी के अनुसार वह आर्थिक विकास जो जनसंख्या के सभी वर्गों के लिए समान अवसर उत्पन्न करता है, साथ ही साथ समृद्धि में वृद्धि के लाभ को पूरे समाज में वितरित करता है। ओईसीडी के अनुसार वह आर्थिक विकास जो जनसंख्या के सभी वर्गों के लिए समान अवसर उत्पन्न करता है, साथ ही साथ समृद्धि में वृद्धि के लाभ को समाज पूरे समाज में समान रूप से वितरित करता है। आयाम क्या है? सामाजिक विकास हेतु वाहनीय शिक्षा प्लस बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, आर्थिक विकास हेतु वित्तीय समावेशन प्लस कृषि विकास, राजनीतिक समावेशन हेतु पारदर्शी व प्रभावी शासन, पर्यावरणीय विकास हेतु संधारणीय विकास, हितधारक निजी, सरकारी व एनजीओ। चुनौतियां क्या हैं? गरीबी, 2024 में 129 मिलियन लोग चरम गरीबी में हैं। वर्ल्ड बैंक, भारत में 2024 में 129 मिलियन लोग अभी भी चरम गरीबी में हैं। असमानता, देश के 40% अमीर लोगों के पास नहीं असमानता, देश के सबसे अमीर लोगों के पास 40% संपत्ति है। वर्ल्ड इनक्वलिटी लैब रिपोर्ट 2024। वर्ल्ड इनक्वलिटी लैब रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत के सबसे अमीर लोगों के पास 40% संपत्ति है। सामाजिक व सांस्कृतिक बाधाएं, जाति, लिंग, धर्म, नस्ल आदि। बेरोजगारी, पीएलएफएस आंकड़ों के अनुसार भारत में बेरोजगारी दर 5.1% है। कुशल कार्यबल में अभाव व भ्रष्टाचार जैसे अन्य कारण भी उपलब्ध हैं। पहले, शिक्षा व कौशल विकास हेतु नई शिक्षा नीति व प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना शुरू की गई है। शिक्षा में सुधार हेतु नई शिक्षा नीति व प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना शुरू की गई है। स्वास्थ्य देखभाल व सामाजिक सुरक्षा, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। वित्तीय समावेशन, प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। रोजगार सृजन, मनरेगा, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना। आगे की राह, ऋण उपलब्धता प्लस वित्तीय कौशल व उद्यमिता द्वारा वित्तीय सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जाए। स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का दायरा बढ़ाया जाए। फॉर एग्जाम्पल, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। यूबीआई सभी को बिना यूबीआई यानी यूनिवर्सल बेसिक इनकम सभी को बिना शर्त समय समय पर कैश पेमेंट किया जाए। कौशल विकास पहलों को मजबूत करना,
सीएसआर का विस्तार करना व सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देना। अगला है समृद्धि के अग्रदूत के रूप में पूर्वोत्तर। राइजिंग नॉर्थ ईस्ट समिट 2025 हाल ही में हुआ। पूर्वोत्तर का महत्व। वस्त्र, हथकरघा एवं हस्तशिल्प में पूर्वोत्तर क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है। फॉर एग्जाम्पल 50% देश में 50% से अधिक बुनकर व 53% करघे पूर्वोत्तर राज्यों में है। नवीकरणीय ऊर्जा का वृहत स्रोत 60 गीगावाट से अधिक पारंपरिक जल विद्युत की क्षमता, जो भारत की कुल जल विद्युत का 40% है। एग्जाम्पल अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। आईटी व आईटी सक्षम सेवाएं तेजी से विकास हो रहा है इनका। फॉर एग्जाम्पल असम में 100 एकड़ का आईटी पार्क, अगरतला में, इम्फाल के मंत्रीपुरी में पूर्वोत्तर का पहला आईटीएसईजेड स्थापित हुआ है। इंफ्रा व लॉजिस्टिक 2019 में 3 हवाई अड्डों से बढ़कर 2024 में 17 हवाई अड्डे हो गए। शिक्षा उच्च साक्षरता दर है। मिजोरम 91.3%, त्रिपुरा 87.2%, नागालैंड 88.1%। कृषि 70% आबादी कृषि कार्य में लगी है। जैविक व उच्च मूल्य वाली फसलें, फॉर एग्जाम्पल असम में चाय, चोहा चावल व कीवी। चुनौतियाँ क्या हैं? कनेक्टिविटी बेहतर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मुख्य भूमि से एकमात्र भूमि मार्ग सिली कॉरिडोर है, जो अत्यंत संकीर्ण है। विद्रोही समूह व सशस्त्र संघर्ष, फॉर एग्जाम्पल NSCN-IM द्वारा ग्रेटर नागालिम की मांग। NSCN-IM द्वारा ग्रेटर नागालिम की मांग। नार्को आतंकवाद पूर्वोत्तर गोल्डन ट्रायंगल यानी कि म्यांमार, लाओस, थाईलैंड के निकट अवस्थित है, जिससे हेरोइन व सिंथेटिक ड्रग्स के लिए ट्रांजिट मार्ग उपलब्ध होता है। मानवाधिकार हनन NHRC ने आफ्स्पा आर्म्ड फोर्स स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट 1958 के तहत सुरक्षा बलों की जवाबदेहिता तय न होने के कारण चिंता जताई है। प्राकृतिक आपदाएं हर साल ब्रह्मपुत्र में आने वाली बाढ़ के कारण असम में लाखों लोगों को विस्थापित होना पड़ता है। शुरू की गई पहले पूर्वोत्तर विशेष अवसंरचना विकास योजना। पूर्वोत्तर विशेष अवसंरचना विकास योजना पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री विकास पहल यानी कि PM डिवाइन मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन MOVCDNER मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन। अंतर्राष्ट्रीय पहले क्षेत्रीय कनेक्टिविटी परियोजना, फॉर एग्जाम्पल कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट। इंडिया म्यांमार थाईलैंड त्रिपक्षीय समझौता। भारत बांग्लादेश BBIN मोटर वाहन समझौता यानी भूटान, बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल। एक्ट ईस्ट फोरम 2017 में भारत प्लस जापान ने मिलकर बनाई है। आगे की राह पूर्वोत्तर क्षेत्र तक पहुंच के लिए अलग अलग मार्गों का विकास किया जाए। फॉर एग्जाम्पल हिली महेंद्रगंज ट्रांसनेशनल कॉरिडोर। प्रवासी अवैध प्रवासियों से निपटने हेतु सीमा सुरक्षा प्रबंधन। पूर्वोत्तर क्षेत्र को शेष भारत से एकीकृत करना। साथ ही साथ बेजा बरुआ
समिति को लागू करना। मिडिल इनकम टैप। मिडिल इनकम यानी कि वह देश जिनका पर कैपिटा जीडीपी 1136 से 13,846 डॉलर के बीच है, उन्हें मिडिल इनकम कंट्री कहा जाता है। वर्ल्ड बैंक के अनुसार मिडिल इनकम ट्रैप क्या है? भारत वर्ल्ड बैंक के अनुसार भारत को 2047 तक उच्च आय वाला देश बनने के लिए अगले 22 वर्षों तक औसतन 78% औसतन 7.8% की आर्थिक समृद्धि दर प्राप्त करनी होगी। वर्ल्ड बैंक के अनुसार 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनने के लिए 7.8 अगले 22 वर्षों तक 7.8% की आर्थिक समृद्धि दर प्राप्त करनी होगी। मिडिल इनकम टैप वह स्थिति है जिसमें तीव्र आर्थिक वृद्धि वाली अर्थव्यवस्थाएं मध्यम आय के स्तर पर स्थिर हो जाती हैं और उच्च आय वाले देशों जिनकी आय 13,846 डॉलर से अधिक है की श्रेणी में नहीं पहुंच पाती। कारण क्या है? मानव संसाधन व अन्य संसाधनों का ठीक से दोहन न होना। फॉर एग्जाम्पल, भारत में कौशल विकास की कमी है। आर्थिक सर्वे के अनुसार 51% स्नातक ही रोजगार योग्य हैं। साथ ही साथ नवाचार की कमी, जीडीपी का 0.64% ही R&D पे खर्च होता है। आय असमानता, भारत में 1% लोगों के पास 22.6% संपत्ति है। वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट। औद्योगिकीकरण का स्थिर होना, उत्पादन व रोजगार में विनिर्माण की हिस्सेदारी 20% से भी कम है। निजी निवेश में कमी, समकालीन वैश्विक मुद्दे फॉर एग्जाम्पल विदेशी ऋण व जलवायु परिवर्तन। समाधान क्या है? निवेश में तेजी लाई जाए, समावेशन व इन्फ्यूजन, नए विचारों का इन्फ्यूजन बढ़ाया जाए, नवाचार आधारित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ा जाए। साथ ही साथ 5I अप्रोच यानी इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंक्लूजन एंड आइडियाज। पॉवर्टी इन इंडिया वर्तमान स्थिति। वर्ल्ड बैंक के अनुसार 3.65 डॉलर प्रतिदिन व्यय के आधार पर भारत में गरीबी 2022-23 में 28.1% है, जो 2011-12 में 61.8% थी। उत्तर प्रदेश, बिहार व उड़ीसा तेजी से गरीबी घटाने में सफल रहे। भारत में चरम गरीबी में रहने वाले लोगों की संख्या 431 मिलियन 1990 में थी, जो 2024 में घटकर 129 मिलियन रह गई है। वर्ल्ड बैंक। कारण क्या है? पहला, ऐतिहासिक कारण, शोषणकारी औपनिवेशिक शासन। दूसरा है कम कृषि उत्पादकता, भूमि का छोटा आकार, पूंजी व तकनीक की कमी, सामाजिक असमानताएं। 53% महिलाएं घरेलू देखभाल का कारण कार्यबल में शामिल नहीं हो पा रही हैं। ILO। पर्यावरणीय कारण, असम व बिहार में बार बार बाढ़ के कारण विस्थापन। अन्य कारण, जनसंख्या विस्फोट व आर्थिक असमानता। उठाए गए कदम, वित्तीय समावेशन, प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। अवसंरचनात्मक सेवाएं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, उज्ज्वला योजना। आजीविका सुरक्षा, मनरेगा, वन नेशन वन राशन कार्ड, अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। मानव पूंजी का विकास, सर्व शिक्षा अभियान,
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, आयुष्मान भारत, आगे की राह। अमर्त्य सेन के क्षमता दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित करना, जो लोगों की क्षमताओं के विकास में निवेश बढ़ाने पर जोर देता है। नीति आयोग के अनुसार रोजगार सृजन करने वाले विकास को बढ़ावा देना। दोहरी रणनीति, कृषि को आधुनिक बनाकर उत्पादकता बढ़ाना, उद्योग व सेवा क्षेत्र में रोजगार सृजन। सुधार, पॉवर्टी हेडकाउंट रेशियो 1.90 पीपीपी पर 12% 2011-12 में था, जो वर्तमान में घटकर 1% रह गया है। धनी परिवारों की तुलना में सबसे गरीब परिवारों के उपभोग व्यय में वृद्धि देखी गई है। तेंदुलकर व रंगराजन समिति के मापदंड अब पुराने हो चुके हैं। शहरी गरीबी, शहरीकरण 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 31.6% जनसंख्या शहरों में रह रही है, जो 2050 तक 50% हो जाएगी। शहरी गरीबी के कारण, योजनाबद्ध शहरी विकास का अभाव, शहरीकरण में क्षेत्रीय असमानताएं। फॉर एग्जाम्पल, टियर 2 व टियर 3 शहरों में पर्याप्त विकास न होने के कारण दिल्ली, मुंबई जैसे महानगर अत्यधिक जनसंख्या के कारण जूझ रहे हैं। सामाजिक सुरक्षा तक पहुंच का अभाव, गरीबी का दुष्चक्र। प्रयास, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, अंत्योदय अन्न योजना शहरी, प्रधानमंत्री स्वनिधि, अमृत 2. स्मार्ट सिटीज मिशन। 2050 तक भारत के शहरों द्वारा जीडीपी के 75% व ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 60% योगदान देने की संभावना है। आधार वर्ष में अपडेशन, जीडीपी का आधार वर्ष भी और डब्ल्यूपीआई का। जीडीपी के आधार वर्ष में अपडेशन के लिए विश्वनाथ गोल्डार समिति की स्थापना की गई है, जो 2011-12 से 2022-23 आधार वर्ष रखने के लिए सिफारिश करेगा। आधार वर्ष अपडेशन क्यों? जीडीपी के आधार वर्ष में अपडेशन से मुद्रास्फीति को दूर किया जा सकता है, साथ ही साथ वास्तविक समृद्धि दिखेगी, डेटा गुणवत्ता में वृद्धि, विश्वसनीयता बढ़ेगी, वैश्विक तुलना आसान होगी। साथ ही साथ मुख्य संकेतकों जैसे डब्ल्यूपीआई, सीपीआई और पीपीआई का आधार भी जीडीपी है। जीडीपी की सीमाएं, गैर बाजार आधारित वस्तुएं इसमें शामिल नहीं हैं। आय असमानता की उपेक्षा की जाती है। पर्यावरणीय नुकसान की अनदेखी, साथ ही साथ जीवन स्तर का आकलन नहीं किया जाता है। डब्ल्यूपीआई आधार वर्ष अपडेट, रमेश चंद्र कार्यबल समूह का गठन किया गया है। डब्ल्यूपीआई इसे जारी डीपीआईआईटी के तहत आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा किया जाता है। इसमें 697 मदे शामिल हैं। भारांश प्राइमरी गुड्स का है 22.16%, फ्यूल एंड एनर्जी 13.15%, मैन्युफैक्चर गुड्स 64.23%। अगला है वित्तीय समावेशन, वर्तमान में स्थिति। विश्व बैंक ग्लोबल फिंडेक्स डेटाबेस 2021 के अनुसार भारत में लगभग 18% वयस्क आबादी के पास अपना बैंक 78% वयस्क आबादी के पास अपना बैंक खाता है। वित्तीय समावेशन सूचकांक आरबीआई 2023 के अनुसार 60.1% से बढ़कर 64.2% हो गया है। पहले प्रधानमंत्री जनधन योजना, यूपीआई, यूनिवर्सल बेसिक इनकम, डीबीटी, ई-केवाईसी, किसान क्रेडिट कार्ड, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन
रणनीति। महत्व क्या है? वित्तीय समावेशन से ऋण उपलब्धता बढ़ती है। फॉर एग्जाम्पल, एमएसएमई को आसानी से ऋण उपलब्ध हो सकेगा। पूंजी निर्माण प्रक्रिया तेज होती है। बचत बैंकों में जमा करके साथ ही साथ गुल्लक व्यवस्था, जो पिग्गी बैंक है, उनकी महत्ता कम होगी। शिक्षा व स्वास्थ्य में निवेश होगा, इसका गुणक प्रभाव पड़ेगा। सब्सिडी वितरण खामियों को दूर किया जाएगा, जिससे राजस्व क्षति कम होगी। 17 एसडीजी में से 7 की प्राप्ति। फॉर एग्जाम्पल, 2022-23 के दौरान डीबीटी के कारण लगभग 63,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है। चुनौतियां: मांग पक्ष, निम्न आय व वित्तीय जागरूकता व शिक्षा की कमी है। आपूर्ति पक्ष, कम आय वर्ग को ऋण आसानी से नहीं मिलता। विनियामकीय बाधाएं, कठोर केवाईसी नियम, लैंगिक, सामाजिक व आर्थिक बाधाएं या असमानताएं, कमजोर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर व डिजिटल डिवाइड। आगे की राह, सार्वजनिक निजी भागीदारी को बढ़ावा देना। एग्जाम्पल, जैम ट्रिनिटी। वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा दिया जाए। फिनटेक नवाचार का लाभ उठाना। फॉर एग्जाम्पल, मोबाइल बैंकिंग। आम लोगों की ज़रूरतों के अनुरूप वित्तीय सेवाएं शुरू करना। आम लोगों की ज़रूरतों के अनुरूप वित्तीय सेवाएं शुरू की जाए। सुरक्षा हेतु डेटा शेयरिंग प्लस साइबर सुरक्षा। प्रधानमंत्री जनधन योजना के 10 वर्ष पूरे। शुरुआत अगस्त 2014 में हुई थी। विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन योजना है। उद्देश्य, प्रत्येक भारतीय के लिए बुनियादी बचत खाता, साथ ही साथ रेमिटेंस, ऋण, बीमा जैसी वित्तीय सेवाएं किफ़ायती दर पर उपलब्ध होंगी। विशेषताएं क्या हैं? पहले तो 6 स्तंभ है इसके। बैंकिंग सेवाएं सभी को, असंगठित क्षेत्र को पेंशन, बुनियादी बचत खाता, सूक्ष्म बीमा, वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम, वित्तीय साक्षरता, क्रेडिट गारंटी फंड। ये 6 स्तंभ हैं। फिर है प्रत्येक भारतीय का बैंक खाता खुलवाना। रुपे कार्ड के तहत रुपे कार्ड प्लस 2 लाख का दुर्घटना बीमा, साथ ही साथ अन्य वित्तीय उत्पाद जैसे ओवरड्राफ्ट, 10,000 तक का ओवरड्राफ्ट की सुविधा है। माइक्रो फाइनेंस, माइक्रो पेंशन व माइक्रो क्रेडिट का प्रावधान है। उपलब्धियां क्या हैं? 53 करोड़ से अधिक जनधन खाते खोले जा चुके हैं। साथ ही साथ 36 करोड़ से अधिक रुपे कार्ड जारी किए जा चुके हैं। गाँवों के 5 किलोमीटर के दायरे में बैंकिंग आउटलेट। प्रधानमंत्री जनधन खातों में औसत जमा राशि 4 गुना बढ़ी है, यानी कि लगभग 2.3 लाख करोड़ रुपए। माइक्रो फाइनेंस के 50 वर्ष पूरे। स्वरोजगार महिला संघ यानी सेवा बैंक की 50वीं वर्षगांठ इसका प्रतीक है, जिसकी स्थापना 1974 में गुजरात में एक सहकारी बैंक के रूप में हुई थी। परिभाषा, वह वित्तीय सेवाएं जिनका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों और छोटे व्यवसायों को ऋण जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराना है। भारत में महत्व, गरीबी उन्मूलन। नाबार्ड का सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज कार्यक्रम विश्व का सबसे बड़ा माइक्रो फाइनेंस कार्यक्रम है, जिसने लगभग 18 करोड़ परिवारों को सशक्त किया है। महिला सशक्तिकरण, बैंकों से जुड़े 88% बैंकों से जुड़े 88% सेल्फ हेल्प ग्रुप महिलाओं द्वारा संचालित हैं। एग्जाम्पल, केरल का कुदुम्बश्री वित्तीय समावेशन। उन्हें आर्थिक मदद जो परंपरागत रूप से बैंकों से नहीं जुड़ पाए। फॉर एग्जाम्पल, 2024 में 140 मिलियन परिवारों को सेवाएं दी गई। सामाजिक उन्नयन,
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का नवीनीकरण सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के द्वारा। चुनौतियाँ, ऋण जाल की समस्या, फॉर एग्जाम्पल ऋण चुकाने के लिए माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से ऋण लेना। दोहरा विनियमन, आरबीआई भी करता है और राज्य सरकार भी। ऋण के बदले कोलेट्रल नहीं, जिससे एनपीए बढ़ने का खतरा रहता है। बिना लाभ के लंबे समय तक संचालन संदेहास्पद। बढ़ावा देने पहले सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज कार्यक्रम, नाबार्ड। मुद्रा योजना, 20 लाख तक का कोलेट्रल फ्री लोन। एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन का लचीलापन। आरबीआई फ्रेमवर्क 2022 माइक्रो फाइनेंस ऋण का पुनर्भुगतान मानदंडों को पुनः परिभाषित किया गया है। साथ ही साथ नाबार्ड द्वारा पुनर्वित्त किया जाता है। आगे की राह, प्रत्येक आवेदन को अधिकतम 4 की बजाय 3 संस्थाओं से ऋण लेने की अनुमति दी जाए। माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं का क्षेत्रीय आधार पर वर्गीकरण किया जाए। वित्तीय साक्षरता बढ़ाई जाए व डिजिटल डिवाइड को कम किया जाए। सर्वोत्तम उदाहरणों से लगातार सीखा जाए। असमानता, आय असमानता। वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे धनी 1% लोगों के पास देश की राष्ट्रीय सकल राष्ट्रीय आय का 22.6% हिस्सा है। वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब रिपोर्ट के अनुसार देश के 1% लोगों के पास कुल संपत्ति का 22.6% हिस्सा है। धन की असमानता, सबसे धनी 5% आबादी के पास 60% से अधिक संपत्ति है। वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब रिपोर्ट के अनुसार देश के सबसे धनी 5% लोगों के पास 60% से अधिक संपत्ति है। लैंगिक असमानता, ग्लोबल गैप रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारतीय महिलाएं पुरुषों की तुलना में 60% कम आय अर्जित करती हैं। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारतीय महिलाएं पुरुषों की तुलना में 60% कम आय अर्जित करती हैं। क्षेत्रीय असमानता, पश्चिमी व दक्षिणी राज्यों की प्रति व्यक्ति आय अधिक है। फॉर एग्जाम्पल हरियाणा, दिल्ली, तेलंगाना। दक्षिणी राज्यों का जीडीपी में योगदान 30% से अधिक है। पूर्वी राज्य जैसे बिहार, वेस्ट बंगाल गंभीर चुनौतियों के कारण पीछे हैं। चुनौतियां उनके कारण कमजोर गवर्नेंस, ऐतिहासिक कारण, भौगोलिक कारण व आर्थिक कारण। उपाय क्या है असमानता को कम करने का? क्षेत्र आधारित अप्रोच अपनाई जाए। प्रदर्शन आधारित वित्त पोषण किया जाए। संतुलित अवसंरचना विकास किया जाए। क्षेत्रीय निवेश को बढ़ावा दिया जाए। जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाया जाए। ग्रामीण औद्योगिकीकरण महत्व क्या है? ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है। इससे महिला सशक्तिकरण बढ़ता है व समावेशी विकास को बढ़ावा मिलता है। बाधाएं, उपयुक्त प्रौद्योगिकी नहीं है। परिवहन, विपणन व भंडारण की समस्या है। समय पर ऋण नहीं मिलता है। संरक्षण सिंड्रोम समस्या, ऋण उपलब्धता नहीं है। उपाय क्या है या समाधान? संरचनात्मक समाधान, खादी और ग्रामोद्योग आयोग केवीआईसी खादी एंड ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना की गई है। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड की स्थापना की गई है। उद्योगों के संवर्धन हेतु स्फूर्ति नीति, अपग्रेडिंग द स्किल एंड ट्रेनिंग इन ट्रेडिशनल आर्ट्स। नाबार्ड प्लस सिडबी की स्थापना की गई है।
कृषि आधारित उद्योग हेतु एस्पायर योजना। कृषि आधारित उद्योगों हेतु एस्पायर योजना। अगला है भूमि सुधार। 2010-11 में कृषि का जोत का औसत आकार 1.15 हेक्टेयर था। 10% से अधिक हिस्सा गैर कृषि उपयोग में। कुल भौगोलिक क्षेत्र के 25% हिस्से पर वन है। बाधाएं क्या हैं? भूमि स्वामित्व में असमानता। टॉप 10% के पास 45% कृषि भूमि का स्वामित्व है। टॉप 10% के पास 45% कृषि भूमि का स्वामित्व। भूमि का छोटा आकार। एनएसओ के अनुसार 36% किसानों के पास 1 हेक्टेयर से भी कम भूमि है। एनएसओ के अनुसार 36% से अधिक किसानों के पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि है। कानूनी बाध्यताएं। राज्य सूची का विषय है, जिसलिए भूमि सुधार आसानी से लागू नहीं हो पाते हैं। ऋण नहीं मिलना। भूमि स्वामित्व का रिकॉर्ड नहीं है। पहले डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम। डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम। स्वामित्व योजना। राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम। मॉडल लैंड लीजिंग एक्ट। सफलताएं क्या हैं? 2016 से ग्रामीण भारत में 95% से अधिक भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण हो चुका है। ग्रामीण विकास मंत्रालय। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार 2016 से भारत में लगभग 95% भूमि का डिजिटलीकरण हो चुका है। नोबेल प्राइज इन इकोनॉमी किसे दिया गया है? तो डारोन एशमोगलू, साइमन जॉनसन, जेम्स ए रॉबिन्सन। क्यों? संस्थाओं का निर्माण कैसे किया जाए प्लस समृद्धि का उस पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके लिए। अगला है चैप्टर 3 रोजगार, श्रम और कौशल। भारत में बेरोजगारी दर। अप्रैल 2025 में पीएलएफएस आंकड़ों के अनुसार 5.1% बेरोजगारी दर है। एलएफपीआर पार्टिसिपेशन 59.6% है। एलएफपीआर यानी लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो 59.6% है। शहरी बेरोजगारी 6.5%, ग्रामीण 4.5%। कारण क्या है? श्रम बल की मांग व आपूर्ति में अंतर है। भारत की जनसंख्या 1.4 बिलियन यानी कि 140 करोड़ से अधिक है, जिसमें से 65% कार्यशील जनसंख्या है। कौशल विकास का अभाव। 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं में से 4.4% ही औपचारिक प्रशिक्षण प्राप्त है। इकोनॉमी सर्वे। 15 से 29 वर्ष की आयु के 4.4% युवा ही तकनीकी व कौशल युक्त हैं। इकोनॉमिक सर्वे। रोजगार विहीन समृद्धि। कृषि कुशल कार्यबल का 45% से अधिक भाग कृषि से आता है। पहले आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, कौशल भारत मिशन, राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, मेक इन इंडिया पहल। भारत में रोजगार से जुड़े संकेतकों को मापने की पद्धतियों से जुड़ी समस्याएं। डेटा असंगतता, सैंपलिंग पद्धतियों, सर्वेक्षण का समय, पूछे जाने वाले प्रश्नों के प्रकार में अंतर है। कमजोर मापदंड। पिछले सप्ताह में कम से कम 1 घंटे भी कार्य करने वाला बेरोजगार नहीं है। परिभाषा विसंगति। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार भारत में बेरोजगारी की परिभाषा नहीं है।
सैंपल का छोटा आकार पीएलएफएस में मात्र 27,230 गांव शामिल किए जाते हैं या परिवार शामिल किए जाते हैं। डेटा सोर्स पीएलएफएस, आईएलओ रिपोर्ट, जनसंख्या या जनगणना और लेबर ब्यूरो के आंकड़े। चिंता क्या है? रोजगार वृद्धि दर 63.7% है, जबकि जो जनसंख्या वृद्धि दर से अधिक है, किंतु वेतन वृद्धि महंगाई के अनुरूप नहीं है। रोजगार वृद्धि तो ठीक है, परंतु वेतन वृद्धि नहीं है। गिग इकोनॉमी। कर्नाटक सरकार ने प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स सामाजिक सुरक्षा और कल्याण अध्यादेश 2025 जारी किया है। कर्नाटक सरकार ने प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स कल्याण सामाजिक सुरक्षा व कल्याण अध्यादेश 2025 जारी किया। साथ ही साथ भारत में राजस्थान एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने गिग वर्कर्स के कल्याण हेतु कानून लागू किए हैं। फैक्ट, नीति आयोग के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था में 77 लाख गिग वर्कर्स कार्यरत हैं, जो 29-30 में 235 लाख होने की संभावना है। गिग वर्कर सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के अनुसार गिग वर्कर वह व्यक्ति है जो पारंपरिक नियोक्ता कर्मचारी संबंध से बाहर की कार्यदशाओं में कार्यकर्ता व आय अर्जित करता है। सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के अनुसार सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के अनुसार गिग वर्कर वह है जो पारंपरिक नियोक्ता कर्मचारी संबंध के बाहर की कार्यदशाओं में कार्य करता है व आय अर्जित करता है। लाभ क्या है? कार्य करने की स्वायत्तता, इससे श्रमिक लाभ, लागत में कमी, नियोक्ता लाभ, सस्ती कीमतों पर उत्पाद व सेवाएं, उपभोक्ता लाभ, पसंद के आधार पर सेवाएं प्राप्त करने से संतुष्टि बढ़ती है, जिससे वैश्विक खुशहाली बढ़ती है। चुनौतियां क्या हैं? असुरक्षा, नौकरी की असुरक्षा है, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है, कर्मचारी का दर्जा नहीं मिल पाता है। लाभ या समाधान, उठाए गए कदम क्या है? सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के तहत सामाजिक सुरक्षा लाभ दिया जा रहा है। वेतन संहिता 2019 के तहत यूनिवर्सल मिनिमम वेजेस का प्रावधान है। ई श्रम पोर्टल, जिस पर राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार किया जा सके। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जिसके तहत 2 लाख तक का दुर्घटना बीमा दिया जाता है। आगे की राह, गिग वर्कर्स की संख्या का अलग से आकलन किया जाए। गिग वर्कर्स की संख्या का अलग से आकलन किया जाए। वित्तीय समावेशन में तेजी लाई जाए। कौशल विकास हेतु आउटकम आधारित मॉडल डेवलप किया जाए। सभी को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाए। कौशल विकास क्यों? 65% से अधिक जनसंख्या 35 वर्ष से कम आयु की है। 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के केवल 4.4% युवा ही औपचारिक व्यवसाय व तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं। आर्थिक सर्वे 2023-24। अगले 5 वर्षों में वैश्विक स्तर पर 23% से अधिक नौकरियों की प्रकृति में परिवर्तन आएगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट। कौशल विकास की कमी के कारण 90% से अधिक श्रमिक अनौपचारिक क्षेत्र में हैं। चुनौतियाँ, व्यावसायिक प्रशिक्षण को परंपरागत शिक्षा से निम्न माना जाता है। तेजी से बढ़ते जॉब मार्केट के अनुसार अप स्किलिंग व री स्किलिंग जरूरी है। लैंगिक भेदभाव, संसाधन व अवसंरचना अभाव। शुरू की गई पहले
संकल्प कौशल संकल्प आजीविका संवर्धन हेतु कौशल अर्जन और ज्ञान जागरूकता यानी संकल्प योजना। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री दक्ष पोर्टल, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना, कौशल भारत मिशन, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, स्किल इम्पैक्ट बॉन्ड जारी किया गया है। आगे की राह शारदा प्रसाद समिति, जिसने पुनर्भुगतान योग्य उद्योगों के अंशदान कर सृजन, व्यावसायिक शिक्षा व प्रशिक्षण प्रणाली व अपवर्ड मोबिलिटी अपनाना। नोट, इंडिया एम्प्लॉयमेंट आउटलुक 2030 के अनुसार अगले दशक में वृद्धिशील वैश्विक कार्यबल का लगभग 1/4 भारत में होगा। 2050 तक उच्च आय वाले देशों में जन्म दर में गिरावट के कारण 2050 तक 92 मिलियन से अधिक कामकाजी कार्यबल में कमी आएगी। राज्य वित्त। आरबीआई की राज्य वित्त 2024-25 बजट रिपोर्ट के अनुसार राज्यों का सकल राजकोषीय घाटा जीडीपी के 3% से नीचे यानी कि 2.7% नियंत्रित है। राज्यों के व्यय में सुधार। पूंजीगत व्यय जो 2022-23 में 2.2% था, 2023-24 में 2.6% हो गया है। राजकोषीय घाटा ज़्यादा क्यों? तो जीएसटी क्षतिपूर्ति की समाप्ति कर दी गई, साथ ही साथ वित्त आयोग ने अनुदान कम कर दिया है। बिजली क्षेत्र में नुकसान, डिस्कॉम की कुल संचयी हानि 2.4% है जीडीपी का। बढ़ता सब्सिडी भार, कृषि, बिजली व नकद अंतरण के कारण। सुधार, एफआरबीएम के तहत राजकोषीय उत्तरदायित्व पालन किया जाए। संस्थागत सुधार, स्टेट इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। न्याय सुधार, डीबीटी, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली, सिंगल नोडल एजेंसी, केंद्र प्रायोजित योजनाओं का बेहतर प्रबंधन के लिए। बिजली क्षेत्र में सुधार हेतु उदय योजना, बाजार में फंड जुटाना या बाजार से फंड जुटाना। अगला है टैक्सेशन। डायरेक्ट टैक्सेशन स्थिति, फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में टैक्स टू जीडीपी रेशियो 11.7% है, जिसमें से डायरेक्ट टैक्स का 6.7% और इनडायरेक्ट टैक्स का 5% योगदान है। स्थिति, कारपोरेट व व्यक्तिगत आयकर का हिस्सा सर्वाधिक है। डायरेक्ट टैक्स वापसी घटकर 1.18% हो गई है, जो इससे पहले 2.25 थी। डायरेक्ट टैक्स वापसी घटकर 1.18% रह गई है, जो इससे पहले 2.25% थी। बाधाएं क्या हैं? डायरेक्ट टैक्स टू जीडीपी रेशियो ओईसीडी देशों की तुलना में बहुत कम है। भारत में टैक्स टू जीडीपी रेशियो 11.7% है, जबकि ओईसीडी देशों में 33% से अधिक है। कर चोरी व भ्रष्टाचार, उच्च कर छूट सीमा, डिजिटल कराधान व्यय। आगे की राह, जीएसटी की तर्ज पर प्रत्यक्ष कर संहिता लागू की जाए। कृषि आय पर कर लगाना यदि संभव हो तो, या उसकी संभावनाएं तलाशना। आर्थिक प्रोत्साहन प्रावधानों को तार्किक बनाना। कर चोरी रोकने हेतु ओईसीडी एईओआई जैसे फ्रेमवर्क में शामिल होना। एंजल टैक्स, गैर सूचीबद्ध कंपनी व स्टार्टअप्स द्वारा जुटाई गई अतिरिक्त राशि पर लगाया जाने वाला आयकर है, जो फेयर मार्केट वैल्यू से अधिक पर लगता है।
जीएसटी जीएसटी एकीकृत कर प्रणाली है जिसे 101वें संविधान संशोधन 2016 द्वारा जुलाई 2017 में लागू किया गया था। विशेषताएं: एक राष्ट्र एक कर, दोहरी संरचना यानी कि सीजीएसटी एसजीएसटी, गंतव्य आधारित, प्रत्येक स्तर पर अलग अलग कर स्लैब 5%, 12%, 18%, 28%। जीएसटी परिषद आर्टिकल 279A, इनपुट टैक्स क्रेडिट। उपलब्धियां: कर संग्रह 2023-24 में 20.18 लाख करोड़। राज्यों की टैक्स बायंसी में सुधार हुआ है। जीएसटी पूर्व या 0.72 था, अब 1.22 रह गया है। इनपुट टैक्स क्रेडिट के कारण कास्केडिंग इफेक्ट समाप्त हुआ है। बाजार एकीकरण प्लस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा दिया है। समस्याएं: एमएसएमई की चिंताएं इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को लेकर है। निर्यातकों में निर्यातकों को इनपुट टैक्स क्रेडिट रिफंड लेट से होता है। स्टील रोलिंग मिल्स को दोहरे भुगतान के कारण नुकसान। ऑनलाइन गेमिंग पर 28% कर दर जो टैक्स चोरी को बढ़ावा देती है। खाद्य कीमतों को मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण फ्रेमवर्क से बाहर रखना। आर्थिक सर्वे 2024। पक्ष क्या है? खाद्य कीमतें गैर मौद्रिक कारकों जैसे कीट, मौसम पर निर्भर करती हैं जिन्हें नीतिगत ब्याज दर से संतुलित नहीं किया जा सकता है। बढ़ती खाद्य मुद्रास्फीति से निपटने हेतु बाजार दरों में वृद्धि से आर्थिक समृद्धि दर घटती है। विश्व के कई देश कोर मुद्रास्फीति पर ध्यान केंद्रित करते हैं। बढ़ती खाद्य कीमतों से निपटने हेतु अल्पकालिक की जगह दीर्घकालिक निवेश। विपक्ष क्या है? खाद्य मुद्रास्फीति का निर्धन लोगों के जीवन पर अधिक या सीधा प्रभाव पड़ता है। इसे नज़रअंदाज करने से सरकार के प्रति असंतोष हो सकता है। सेकेंड राउंड इम्पैक्ट या इफेक्ट: अत्यधिक समय तक उच्च खाद्य मुद्रास्फीति रहने से इसके प्रभाव में कोर मुद्रास्फीति बढ़ती है। मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण के उद्देश्य की वैधता व जवाबदेहिता कम होती है। डेटा सीमाएं, आंकड़े अधूरे रह जाएंगे। आगे की रहा हाइब्रिड मॉडल। हेडलाइन टारगेट जो मुद्रास्फीति से निर्देशित है। खाद्य मदों की आपूर्ति श्रृंखला मजबूत की जाए, बफर स्टॉक बनाए जाए, मुद्रास्फीति पूर्वानुमान मॉडल डेवलप किया जाए। अवसंरचना: भारत में पीपीपी फ्रेमवर्क विभिन्न मॉडल कौन से? बूट यानी कि बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसमिट या ट्रांसफर, अत्यधिक निजी भागीदारी सुनिश्चित करता है। बू मॉडल, बू का मतलब बिल्ड ऑन ऑपरेट, निजी संगठन सरकार से प्रोत्साहन प्राप्त करते हैं और निर्माण व अवसंरचना विकास करते निर्माण व संचालन करते हैं। बूट एन्युटी, सरकार अनुबंधों के माध्यम से निजी क्षेत्र की दक्षता का उपयोग करती है। ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस मॉडल, विशिष्ट सेवाओं परिसंपत्तियों के रखरखाव हेतु निजी संस्था को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। ईपीसी मॉडल यानी कि इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, निजी संस्था ईपीसी का प्रबंधन करती है, योजना प्रबंधन में उसकी कोई भूमिका नहीं होती। एचएम मॉडल यानी कि हाइब्रिड एन्युटी मॉडल, इसमें 40% ईपीसी व 60% बूट है। चुनौतियां क्या हैं? विनियामकीय मुद्दाएं, भूमि अधिग्रहण व पर्यावरणीय दिक्कत, वित्त पोषण की समस्या है। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन हेतु अगले 5 वर्षों में 111 लाख करोड़ की अवसंरचना आवश्यकता होगी। दीर्घकालिक कॉन्ट्रैक्ट संबंधी मुद्दे, आर्थिक व नीतिगत अन्य
विवाद समाधान तंत्र व स्वामित्व वाली संस्थाएं, राज्य स्वामित्व वाली संस्थाएं। उठाए गए कदम, पीपीपी मूल्यांकन समिति बनाई गई है, नेशनल मैन्युफैक्चर पाइपलाइन, वायबिलिटी गैप फंडिंग और एफडीआई। लैंड रिपोर्ट या लीड रिपोर्ट 2024 जारी कौन किया है? वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय, वर्ल्ड बैंक का। एलपीआई यानी लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स के आधार पर 4 स्तंभ हैं: संधारणीय, लॉजिस्टिक अवसंरचना, लॉजिस्टिक सेवाएं, परिचालन और विनियामकीय परिवर्तन। अगला है ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट। क्या है इसका उद्देश्य? सार्वजनिक परिवहन स्टेशनों के आसपास मिश्रित भूमि उपयोग के साथ योजनाबद्ध संधारणीय नगरीय विकास केंद्रों का विकास करना है। ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, इसका उद्देश्य सार्वजनिक परिवहन स्टेशनों के आसपास मिश्रित भूमि उपयोग के साथ योजनाबद्ध संधारणीय नगरीय विकास केंद्रों का विकास करना है। घटक 3 है: विस्तार क्षेत्र, आकर्षक सार्वजनिक स्थल, अनिवार्य व समावेशी आवास। महत्व: रहने योग्य शहर, गुणवत्ता यानी सार्वजनिक क्षेत्रों और दूरी कम। रहने योग्य शहर गुणवत्तापूर्ण सार्वजनिक क्षेत्रों और कम दूरी पर हैं। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली व मुंबई। ग्लोबल अवेलेबिलिटी इंडेक्स 14वें नंबर पर। जलवायु अनुकूलन, ऊर्जा व उत्सर्जन में कटौती होगी। एग्जाम्पल स्टॉकहोम मात्र 35%। वित्त पोषण, निकट भूमि का मूल्य बढ़ेगा। अन्य संकलन प्रभाव, दक्ष पब्लिक ट्रांसपोर्ट, स्थानीय अर्थव्यवस्था व हरित क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। प्रयास, राष्ट्रीय पारगमन उन्मुख विकास नीति। राष्ट्रीय पारगमन उन्मुख विकास नीति, मेट्रो रेल नीति 2017, स्मार्ट सिटीज मिशन, शहरी अवसंरचना विकास कोष, प्रधानमंत्री आवास, मल्टी मॉडल परिवहन विकास आदि। आगे नोड वैल्यूज, प्लेस वैल्यूज और मार्केट वैल्यूज बढ़ेगी या बढ़ाई जाए। वर्ल्ड बैंक का 3V फ्रेमवर्क अपनाया जाए। यही नोड वैल्यू, प्लेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू। रेलवेज रिफॉर्म, रेलवे संशोधन विधेयक 2024, भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम 1905 को निरस्त कर इसके प्रावधानों को भारतीय रेलवे अधिनियम 1989 में समाहित किया जाए। रेलवे बोर्ड पर केंद्र सरकार को अतिरिक्त शक्ति प्रदान करता है, जैसे बोर्ड के सदस्यों की संख्या, सेवा शर्तें व योग्यता तय अब केंद्र करेगा। बोर्ड अध्यक्ष व सरकारों की नियुक्ति का तरीका भी सरकार ही डिसाइड करेगी। संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट। समस्याएं क्या है? रेलवे की अधिकांश आय माल ढुलाई सेवाओं से आती है। पिछले 11 वर्षों में मालगाड़ियों की औसत चाल 25 किलोमीटर पर घंटा स्थिर है। बजटीय आवंटन में वृद्धि से कैपेक्स बढ़ा है, किंतु वित्तीय देनदारियां भी बढ़ी हैं। रोड ओवरब्रिज और रोड अंडरब्रिज समस्याएं। भारतीय रेलवे ने खुद को 2030 तक नेट जीरो उत्सर्जक बनाने का लक्ष्य रखा है। रेलवे अनुसंधान निधि का आवंटन व कम उपयोग। फॉर एग्जाम्पल 2024-25 में मात्र 72 करोड़ रुपये हुआ था। सुझाव समिति के अनुसार अलग अलग रेल गाड़ियों और श्रेणियों में यात्री किराए की समीक्षा की जाए। समर्पित माल गाड़ियों का निर्माण, जिससे गति व आय बढ़ेगी।
रेलवे के बुनियादी ढांचे व स्टेशन पुनर्विकास हेतु निजी निवेश को बढ़ावा दिया जाए। नवीन प्रौद्योगिकियों को अपनाने तथा आधुनिकीकरण को सुनिश्चित करने हेतु R&D का दायरा बढ़ाया जाए। वित्तीय आवंटन में ग्रीन बजट पद्धति को शामिल किया जाए। रेलवे स्टेशनों के विकास के लिए अमृत भारत स्टेशन योजना और माल परिवहन में दक्षता लाने हेतु राष्ट्रीय रेल योजना इस दिशा में सकारात्मक कदम है। भारतीय रेलवे की सुरक्षा दुर्घटनाओं के कारण ट्रेनों का पटरी से उतरना, इंजन रोलिंग स्टैक व सिग्नल का सही ढंग से रखरखाव न होने के कारण मानवीय भूल 75% से अधिक रेल दुर्घटनाएं रेलवे स्टाफ की गलती के कारण होती हैं। सिग्नल फेलियर, गलत सिग्नलिंग के कारण 2023 में बालासोर रेल टक्कर। रेलवे कोच में आग लगना, यात्रियों द्वारा ज्वलनशील पदार्थ ले जाने, शॉर्ट सर्किट व कर्मचारियों की लापरवाही के कारण। उपाय: कवच प्रणाली, जो एक स्वदेशी स्वचालित रेल ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है। नई प्रौद्योगिकी अपनाना, सुरक्षा सूचना प्रबंधन प्रणाली। नई प्रौद्योगिकी में जैसे GPS आधारित फॉग सेफ्टी डिवाइस, जिसकी स्थापना 2017-18 में 1 करोड़ और रेलवे राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष, जिसकी स्थापना 2017-18 में 1 लाख करोड़ रुपए से हुई थी। आगे की राह: काकोदकर समिति की सिफारिशों के अनुरूप रेलवे परिचालन मोड पर सुरक्षा निगरानी हेतु रेलवे सुरक्षा प्राधिकरण का गठन किया जाए। कैग की रिपोर्ट के अनुसार विस्तृत आउटकम फ्रेमवर्क बनाया जाए। कैग की रिपोर्ट के अनुसार विस्तृत आउटकम फ्रेमवर्क बनाया जाए। AI आधारित ऐप विकसित किया जाए। ट्रैक सुरक्षा सहनशीलता पर खन्ना समिति की सिफारिशों के अनुरूप अलग अलग स्पीड व ट्रैक की श्रेणियां बनाई जाएं। स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणालियां एक सफल मॉडल के रूप में सामने आई हैं। निष्कर्ष: एक मजबूत और स्वतंत्र सुरक्षा प्राधिकरण, AI आधारित निगरानी और वैश्विक स्तर पर सर्वोच्च सुरक्षा पद्धतियों को अपनाया जाए। एक मजबूत और स्वतंत्र सुरक्षा प्राधिकरण, AI आधारित निगरानी और वैश्विक स्तर की सर्वोच्च सुरक्षा पद्धतियों को अपनाया जाए। पोर्ट एंड वाटरवेज, ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, राजस्व सृजन। भारत के लगभग 75% ट्रांसशिपमेंट कार्गो भारत के बाहर के बंदरगाहों पर हैंडल किया जाता है। दक्षता बढ़ाकर लॉजिस्टिक लागत व शिपिंग लागत में कमी की जा सकती है। एग्जाम्पल: टर्न अराउंड दिन अभी 4.3 दिन से घटकर 2 दिन रह जाएंगे। आर्थिक विकास को प्रोत्साहन दिया जाएगा। इससे मुद्रा भंडार बचत, विदेशी निवेश आकर्षण प्लस व्यापार वृद्धि होगी। राष्ट्रीय सुरक्षा, BRI व चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित किया जा सकेगा। वैश्विक मूल्य श्रृंखला के साथ एकीकरण हो सकेगा। विश्व व्यापार में भारत की हिस्सेदारी अभी 2% है। समस्याएं क्या है? भारतीय बंदरगाहों के पास जल की प्राकृतिक गहराई अपेक्षाकृत कम है। फॉर एग्जाम्पल, मुंबई, चेन्नई, मैंगलोर 10 से 14 मीटर गहराई है, जबकि औसतन 20 मीटर गहराई आवश्यक होती है। अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग लाइनों से दूरी, श्रम संबंधी मुद्दे, श्रमिक हड़ताल, भीड़-भाड़, दक्षता की कमी, श्रमिक उत्पादकता कम। अन्य समस्याएं: फंडिंग की कमी, भूमि अधिग्रहण में देरी, विदेशी बंदरगाहों से प्रतिस्पर्धा में पिछड़ना। एग्जाम्पल: कोलंबो, सिंगापुर, जबेल अली पोर्ट। प्रयास: मैरीटाइम
अमृतकाल विजन 2047। नए अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर शिपमेंट का विकास, एग्जाम्पल गैलाथिया व वल्लापदम। टैरिफ दिशा निर्देश 2021, पीपीपी ऑपरेटर्स को टैरिफ सुविधा। राष्ट्रीय जलमार्ग विनियमन 2025। नेशनल वाटरवे। पहला है इलाहाबाद से हल्दिया 1620 किलोमीटर है। दूसरा है धुबरी टू सादिया 891 किलोमीटर। तीसरा है कोल्लम से कोट्टम 205 किलोमीटर। चौथा है काकीनाडा से पुडुचेरी 1078 किलोमीटर। अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग को बढ़ावा देने हेतु कदम। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण यानी कि इंडियन वाटरवे अथॉरिटी, इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1986 में की गई थी। सागरमाला परियोजना 2015। तटीय व अंतर्देशीय जलमार्गों के उपयोग को बढ़ावा देने हेतु जलवाहक योजना 2024। कार्गो डिलीवरी व व्यापार उद्यमियों को प्रोत्साहन। अगला है भारत में सड़क सुरक्षा।